आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। देखिए, हमारा देश चुनावी महासमर में है और मुजफ्फरपुर भी इसका पार्ट है। तो हमारे मुजफ्फरपुर में चुनाव होने जा रहा है। 26 अप्रैल से यहाँ नामांकन प्रारंभ होगा 5वें चरण में और 20 मई को मतदान है। हमारे यहाँ एक गठबंधन से प्रत्याशी तय हुए हैं जो बाहरी हैं, एक गठबंधन से अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। हम बाहरी प्रत्याशी का विरोध करते हैं। हम बाहरी प्रत्याशी का इसलिए विरोध करते हैं कि जो बाहरी प्रत्याशी होते हैं वो हमारी समस्या कभी समझ नहीं पाते, वो उचित फोरम पे समस्या उठा नहीं पाते और जिससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। उसका 2 जीता जागता प्रमाण है। पहला, 5 साल पहले शहर का चयन हुआ स्मार्ट सिटी, 5 साल बाद भी हमारा शहर वही है। कोई काम ढंग से नहीं हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है और यह जनप्रतिनिधि की कमी है। एक रोड बनता है, फिर उसको काट करके उसमें नाला बनता है, फिर उसको काट करके उसमें गैस पाइपलाइन डलाता है। क्या है ये? फिर तीसरी बार काट करके उसमें बिजली का तार लगाया जाता है। क्या आप प्लानिंग एक साथ नहीं कर सकते? उस समय हम अलग अलग चैम्बर नहीं बना सकते। एक ही काम हम 4 बार क्यों करेंगे? हम समय खर्च करते हैं, हम एनर्जी खर्च करते हैं। ये सब पूरा प्लानिंग का नतीजा है और इसके जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण आप एयरपोर्ट देख लीजिए। जिस एयरपोर्ट की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी और कहा था कि अगले चुनाव में जब हम आएंगे तो हम मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर हमारा फ्लाइट लैंड करेगा, उस एयरपोर्ट का क्या हुआ? किसकी जवाबदेही थी? हमारे जनप्रतिनिधि ने फॉलो अप क्यों नहीं किया? मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। यहाँ सब सुविधाएं होनी चाहिए लेकिन कोई सुविधा नहीं है। शहर की स्थिति नारकीय बनी हुई है। आप विदेश के शहर से तो क्या, देश के किसी अच्छे शहर से इस शहर की तुलना नहीं कर सकते। बरसात के दिनों में पांव रखना कहीं मुश्किल हो जाता है। हर जगह बदबू, पानी, कीचड़ यही दिखेगा। क्या हम ऐसा ही शहर डिजर्व करते हैं? शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मूलभूत ढांचा नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एसटीपी की योजना बने 10 साल हो गए, आज तक किसी एसटीपी का निर्माण नहीं हुआ। क्यों? समस्याएं आती हैं, बाधाएं तो आती ही हैं। उस बाधाओं को दूर कौन करेगा? हमारा जनप्रतिनिधि ही तो दूर करेगा। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही बाहरी हो, जिसको हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं हो, तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रदेश के लेवल पे अगर आप देखिए तो हमारी एक पूरी नौजवान पीढ़ी को सुनियोजित तरीके से अपराध में धकेल दिया गया शराबबंदी के नाम पर। आप शराबबंदी करते हैं, बड़े माफियाओं को तो आप पकड़ते नहीं जो शराब का पूरा कारोबार चलाते हैं, लेकिन छोटे जो लोग हैं, जो एक नौजवान पीढ़ी है, उसको पकड़ के आप जेल में बंद कर देते हैं। और एक नौजवान जिसकी उम्र पढ़ने पढ़ाने की या रोजी रोजगार में लगने की है, उस उम्र में वह अपराध की दुनिया में चला जाता है। तो यह आप अपराधी पैदा कर रहे हैं। आप खुद कहते थे कि एक देश, एक विधान, एक संविधान। फिर क्या हुआ? यूपी में अलग विधान और बिहार में अलग विधान। ऐसा क्यों, जब दोनों जगह आपकी सरकार है? यूपी में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अभी भव्य मंदिर बना है, वहां भी आपने शराबबंदी लागू नहीं की है। फिर बिहार में शराबबंदी लागू क्यों हुआ? इतने राजस्व का नुकसान जो बिहार में हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आपके पास क्या दूसरा तरीका है? आप कहां से उस राजस्व की भरपाई करेंगे? क्या जनता पे टैक्स लादकर आप उस राजस्व की भरपाई करेंगे? हमारी चीनी मिलें बंद हो गई, उसके लिए आपने क्या किया? आपकी क्या योजना है? 10 साल से आप सिर्फ योजना बना रहे हैं, अभी तक कोई उस पर बैठक नहीं हुई है। हमारा प्रदेश एनडीए को 39 एमपी देता है, 40 में 39 एमपी एनडीए को दिया है बिहार ने। गुजरात ने मात्र 26 एमपी दिया है, लेकिन गुजरात
हर तरह से डेवलप कर रहा है, बिहार क्यों पीछे जा रहा है? बिहार के डेवलपमेंट के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक बिहार के सांसदों की बैठक क्यों नहीं ली? क्यों नहीं उन लोगों से राय ली कि आखिर बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान कैसे हो, बिहार प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़े? क्या इसके संदर्भ में आपने चर्चा की? नहीं, आप भी उसी पुरानी राजनीति पे चले गए हैं, जोड़ तोड़कर जैसे भी हो सत्ता हासिल करनी है। क्या हुआ आपका वो नारा कि नीतीश जी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है? फिर आप खुद पलटी मारकर जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए और पलटने का आप सारा ठीकरा जदयू पे। निर्दलीय कहिए या लोक उम्मीदवार के तौर पर मैं आ रहा हूं और मैं कृष्ण भगवान के उस वाक्य में भरोसा रखता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। फल की चिंता वो करें, सब करें, मिलकर करें, क्योंकि हमको, आपको, हम सबको एक अच्छे जनप्रतिनिधि की, एक सांसद की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि मैं एक आपका अच्छा सांसद हो सकता हूं, आप मुझे वोट करें और मैं आपकी हर समस्या का समाधान करवाऊंगा। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार होंगे और आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, तो क्या लग रहा है कि आप यहाँ मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत के जाइएगा? मैं दल के दलदल में नहीं पड़ता, वो दलदल है। जो दल आपको कहता है कि जाति मत देखो, वह खुद जब प्रत्याशी तय करता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम वह जाति देखता है और जाति देखकर आपका प्रत्याशी तय करता है। जाति देखकर प्रत्याशी तय करने वाला दल हमको कभी कह नहीं सकता कि आप फलानी जाति को मत देखिए और फलानी जाति को नहीं देखिए, जाति से ऊपर उठिए। क्या आप जाति से ऊपर उठते हैं? क्या राजनीतिक दल जाति से ऊपर उठकर एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं? नहीं, आपका प्रथम क्राइटेरिया होता है जाति। तो आप जाति देखकर प्रत्याशी चुनाव करें और समाज जाति न देखे, ये कैसी विडंबना है? यह अगर लागू करना है तो सर्वप्रथम आप पर लागू करना होगा। जहां तक हमारी बात है, न मैं जाति देखता हूं, न मैं धर्म देखता हूं। मैं जाति धर्म सबसे ऊपर मानव धर्म को देखता हूं। सब हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हो, सब एक इंसान पहले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म देखता हूँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवा कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सेवा कर रहे हैं, तो राजनीति में आने का क्या मकसद? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो हूँ, 20 वर्षों से विदेशों में, विभिन्न देशों में मैंने पढ़ाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ अभी आप बैठे हैं, पराशर हॉस्पिटल का निदेशक भी हूँ। यह सब समाज की सेवा का एक माध्यम है, लेकिन इतना मैं काफी नहीं मानता हूं। अगर मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं और अच्छे तरीके से अपने लोगों की सेवा कर पाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नो सर्विस इज ग्रेटर देन द सर्विस ऑफ द मदरलैंड। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, तो मैं उस स्वर्ग की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं लोक उम्मीदवार के रूप में इस संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन करूंगा। और आपसे विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता हूं, तो एक बार मेरा समर्थन दीजिए और 5 साल बाद मैं आपको नया मुजफ्फरपुर दूंगा। कौन मुद्दे लेके जाइएगा जनता के बीच? एयरपोर्ट यहाँ से क्यों चला गया, एम्स यहाँ से शिफ्ट क्यों हुआ, उसको वापस लाने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे वो SKMCH हो या फिर सदर हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं, दवा है तो भवन नहीं, भवन है तो नर्स नहीं, ये सब स्थिति कब तक चलेगी? इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा और इन सब के मूल में फिर आपका जनप्रतिनिधि होता है। उसके अलावा सड़क है, बिजली है, पानी है, शहर का सौंदर्यीकरण है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब चीजों को लेकर शहर में मेट्रो की स्थापना है। अगर पटना को मेट्रो मिल सकता है तो हमारे मुजफ्फरपुर को मेट्रो क्यों नहीं मिलेगा? हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी है बिहार की, मुजफ्फरपुर शहर सबसे बड़ा शहर है पटना के बाद, इसलिए हमको मेट्रो मिलना ही चाहिए। उसके लिए संघर्ष करेंगे और मुजफ्फरपुर को मेट्रो दिलवा कर रहेंगे।